चुनमुनूस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया। क्या हाल चाल है आप लोगों के? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोना मोहिनी बायोलॉजी पर। मैं हूं सोना मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि नीट के आखिरी कुछ दिनों में मैं आऊंगी बिल्कुल धमाकेदार एंट्री करके और आप लोगों को 100% कॉन्फिडेंट बना दूंगी बायोलॉजी में और इंश्योर कर दूंगी कि आपके 350 प्लस ही बायोलॉजी में मार्क्स आने वाले हैं। तो उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है बच्चों। अब ये जो अगले 10 दिन है ना, मान के चलो दिस इज डू और डाई वाला मूवमेंट। आपको कुछ नहीं करना, जो करना है मुझे करना है, आपको सिर्फ मुझे फॉलो करना है। अगर आप चाहते हो कि बायो में 350 प्लस मार्क्स आपके बने तो आपको मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगी कि आप दंग रह जाओगे और आपको लगेगा 21 तारीख को कि भाई जो मैम ने बोला था ये तो सब कुछ वैसा का वैसा ही हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि अभी से लेकर जो लास्ट डे है ना, यानी कि ये जो 10 दिन का टाइम पीरियड है, इसमें हम लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि फुल एनसीईआरटी रिवीजन हो रही है, लाइन बाय लाइन रिवीजन हो रही है, कॉन्सेप्ट समझे जा रहे हैं। अब उसका टाइम हो गया खत्म। 3 मई को आपका एग्जाम ऑलरेडी एक बार हो चुका है जो कि कैंसिल हो गया। तो आपने प्रिपरेशन तो करी, लेकिन 3 मई से लेके अब 20 जून के बीच में आप लोगों ने और अच्छी प्रिपरेशन करी। अब इन आखिरी 10 दिनों में ना हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस और किस तरीके से हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है उस पर ध्यान देना है। कितने कम से कम टाइम में हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज पर ध्यान देना है। टाइम मैनेजमेंट, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, इन सब चीजों पर हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। एंड आई एश्योर यू बच्चों कि ये 10 दिन आप कभी नहीं लाइफ में भूलोगे, क्योंकि ये बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है बायोलॉजी नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलो भाई, आज हम लोगों को क्या करना है? 10 दिन बचे हुए हैं, ये आखिरी मौका है। इसी आखिरी मौके में झोंक दो अपने आप को। आज की क्लास, अच्छा ये कोई लाइव सेशन नहीं है, मैं पहले बता देती हूँ, ये रिकॉर्डेड सेशन है। अब सोच रहे होंगे कि क्यों मैम ने रिकॉर्डेड सेशन रखा, लाइव सेशन होता तो हम लोग कुछ पूछ भी पाते। अरे भाई, तुम अभी भी तो पूछ पाओगे। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, जो भी डाउट्स होंगे, सीधा कमेंट बॉक्स में जाओ और उसे टाइप करो और मैं एक्टिवली पूरे टाइम एक्टिव रहूंगी आपके सारे कमेंट्स का आंसर देने के लिए। तो ये प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई। दूसरा है कि अगर मैं लाइव सेशन लेती, हो सकता है उस टाइम पे वो बच्चा, कोई भी बच्चा अवेलेबल ना हो सेशन अटेंड करने के लिए, तो बेकार है। रिकॉर्डेड क्लास होगी तो आप जब चाहो तब अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्लास अटेंड कर सकते हो, चाहे आप सोने से पहले करो, उठने के बाद करो, दोपहर में करो, जब मन तब करो। वो मेरा वो नहीं है, ठीक है? आपका अपना शेड्यूल आपको सही लगेगा, आप करोगे। तो ये 2 रीजन की वजह से मैंने सेशन रिकॉर्डेड रखा। अब तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इन 10 दिनों में मैं करने वाली हूँ, जितनी भी क्लासेस आएंगी, पहली बात तो सारे रिकॉर्डेड आएंगे, दूसरी बात कि सब 1 से 1.5 घंटे के अंदर खत्म होने वाली है। ऐसे नहीं कि लंबे लंबे मैराथन्स किए जा रहे हैं। भाई, तुम्हें सिर्फ बायोलॉजी का एग्जाम नहीं देना, तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी करनी है। एंड माइंड यू, फिजिक्स इज द डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट, रैंक डिटरमाइन करने वाला सब्जेक्ट अगर कोई है नीट एग्जाम में तो वो फिजिक्स है। उसके बाद केमिस्ट्री है। बायो सबकी अच्छी होती है, जितने बीसीएम वाले बच्चे हैं सबकी बायो ऑलमोस्ट अच्छी ही होती है, बस हमें उसको और ज्यादा ग्रूम करना होता है और ज्यादा शार्प करना होता है। तो वो शार्प करने के लिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। ठीक है, तो ये जो एसेंशियल 60 क्वेश्चंस हैं आपके बॉटनी के, आज डे 1 है। डे 1 हम शुरू करेंगे बॉटनी से, हरे भरे पौधों के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, जितना भी आपका पूरा का पूरा बायोलॉजी का सिलेबस है, उसमें जो भी बॉटनी के चैप्टर्स हैं, उन सारे चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस आएंगे जिस भी चैप्टर से, वो प्रॉपर एनालिसिस करते हुए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मतलब अगर लिविंग वर्ल्ड से ऑन एन एवरेज एक ही क्वेश्चन आता है, पिछले 4 साल में अगर 1 से 2 क्वेश्चन ही आए हुए हैं, तो हमने एक ही क्वेश्चन ऐड करा है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ऑन एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 6 से 7 क्वेश्चन मैंने ऐड करा है। तो इस तरीके से प्रॉपर एनालिसिस के साथ ये जो 60 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1।
बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट, क्या होता है बायोसिस्टमैटिक्स, क्या किसको कहते हैं बायोसिस्टमैटिक? ऑप्शन सबसे पहले पढ़ेंगे। हमेशा याद रखना एक चीज, कोई चीज भी भूल जाओ लेकिन एक चीज याद रखना, आपके नीट एग्जाम में ना जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ना क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ होता है, या फिर क्वेश्चन में कोई ऐसा ट्रिकी वर्ड ऐड हो जाता है जो छुपा रहता है, हमें नजर नहीं आता, या फिर समझ लो कि हमारी मसल मेमोरी उस तरीके से काम ही नहीं करती कि हम उस ट्रिकी वर्ड को, उस हिडन वर्ड को समझ पाए। ठीक है, जैसे कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है, हमारा दिमाग है कि इन सारे स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ लेना, तो वो सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या सिर्फ साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इनफ होती है? अच्छा भाई, एक और बात आप लोगों को अभी जैसे मैंने बताया कि अंडर 60 मिनट्स हम लोगों को 60 क्वेश्चंस करने हैं, 60 टू 90 मिनट्स के अंदर हम लोगों को 60 क्वेश्चंस करने हैं। तो क्या रहना चाहिए मोस्ट प्रोबेबल टाइम पीरियड फॉर वन सिंगल क्वेश्चन? 1 मिनट। हम एम करेंगे कि 1 मिनट से ज्यादा का टाइम हम लोगों को ना लगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये सिर्फ आप लोगों के लिए क्लास नहीं है, ये आपके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस है, आपकी मेंटोरशिप है, आपके टाइम मैनेजमेंट को सुधारने का एक क्लास है। तो इस सेशन में आपको एक बेनिफिट नहीं, 3 बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आपको ये पूरा सेशन अटेंड करना ही पड़ेगा। आई डोंट नो एनीथिंग। अभी से लेके 60 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ना मुझे बताना कमेंट करके कि तुमने कितने टाइम में मतलब टाइमर लगा दो, जैसे दूसरा क्वेश्चन आएगा ना तुरंत टाइमर ऑन कर देना और खुद से पहले तो आंसर करने की कोशिश करना। रिकॉर्डेड सेशन है, पॉज कर दोगे, पॉज करने के बाद ये पढ़ो, खुद से आंसर करने की कोशिश करो, टाइमर में देखो कि एक क्वेश्चन तुमने कितने सेकंड्स में किया है। कोशिश करो बेटा 1 मिनट से अंदर ही करने का, क्योंकि ये जो एक मिनट से थोड़े थोड़े सेकंड्स आप बचाओगे यही काम आएगा केमिस्ट्री और फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा अगर आपको नीट क्रैक करना है तो। दूसरा वाला ऑप्शन है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। क्या सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है या फिर डिपेंडिंग फैक्टर होता है बायोसिस्टमैटिक्स के लिए? डिलिमिटिंग वेरियस टैक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसी कोई चीजें हम लोगों ने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टैब्लिशिंग their phylogeny on the totality of various parameters from all fields of studies। अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है तो मैं आपको समझा देती हूँ कि बायोसिस्टमैटिक्स होता क्या। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? किसी चीज का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना। किस चीज का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट? ऑर्गेनिजम्स का, अलग अलग हायरार्की में, अलग अलग रैंक में। और हम वो अरेंजमेंट और किस दूसरे डिपेंडिंग फैक्टर के साथ करते हैं? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर करते हैं, जिसको फाइलोजेनी भी बोला जाता है। यानी कि क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक्स इज इक्वल टू क्लासिफिकेशन प्लस फाइलोजेनी। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा डी। अगर आपने 1 मिनट के अंदर कर लिया है ना, वेरी गुड। अब सारे क्वेश्चंस ना हम लोग फटाफट से 1 मिनट के अंदर ही करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको साथ में देते जा रही हूँ, लेकिन ये मत समझना कि इतना ज्यादा टाइम लेना जरूरी है। ऐसे चुन्नू मुन्नू टाइप के क्वेश्चंस में तो आपको 10 सेकंड से ज्यादा लगने ही नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डायनोफ्लैजेलेट्स? फ्लैजेला, डायनोफ्लैजेलेट, क्या ये नाम सुना सुना सा लग रहा है? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आप लोगों ने 5 डिविजन्स पढ़े, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, लाइमोल्स, प्रोटोजोन। अब क्राइसोफाइट वाले में तो आपको याद होगा कि डायटम सारे होते हैं। तो डायनोफ्लैजेलेट्स में याद है मैंने तुम लोगों को ट्रिक बताई थी, डायनो, डायन वर्ड है इसके अंदर। तो डायन क्या होती है? बहुत ही डरावनी होती है, बहुत ज्यादा स्कैरी होती है, जो रेड टाइड कॉज करती है। इसके एग्जांपल में आ जाता है गोनियोलेट्स। तो देखो, a single flagellum lies in the transverse groove between the cell plates, a single flagellum lies in the longitudinal groove between the cell plates, two flagella, one lies longitudinally and other transversely in a furrow between the wall plates, flagella absent। तो ये चारों ऑप्शंस में आपको क्या लगता है क्या सही होना चाहिए? डाइनोफ्लैजेलेट का बेटा जी मतलब ही क्या है? डाई मतलब 2 और फ्लैजेलेट मतलब फ्लैजेला। 2 फ्लैजेला होगी, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स जो कि वॉल प्लेट को क्रॉस कर रही होगी।
आंसर आपका हो जाएगा सी, 2 फ्लैजला, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली एक फरो बन जाता है। कैसा फरो? इस तरीके का फरो बन जाता है। यहाँ से फ्लैजला ऐसे रन कर रहा और एक इस तरीके से रन कर रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ फंजाई इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट? इसमें से कौन सा क्लास ऑफ फंजाई डिस्क्राइब किया जा रहा है इन स्टेटमेंट्स के थ्रू? दे आर फाउंड इन aquatic habitat, decaying woods में, moist और damp places में। यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको ना सीधी सीधी एनसीईआरटी की वो लाइन हिट कर जानी चाहिए जो पहली दूसरी लाइन है। ठीक है, इस वाले फंजाई की। दूसरा है माइसीलियम, इसमें ए सेप्टेट होगा, सेप्टा नहीं प्रेजेंट है। सेप्टा यानी क्रॉस वॉल्स नहीं प्रेजेंट है। जब क्रॉस वॉल्स नहीं होते हैं, कोई सेप्टा नहीं होता है, तो इस तरीके से एक ही हाइफी के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस होता है जिसको हम सीनोसिटिक कंडीशन कहते हैं, राइट। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जूस्पोर्स के थ्रू जो कि मोटाइल है, और एक प्लानोस्पोर्स के थ्रू जो कि नॉन मोटाइल है। सम कॉमन एग्जांपल्स आर म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूको। ठीक है, मार या रैम ऐसे करके मैंने तुम लोग को याद कराया था। ठीक है, राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर। किसका ये बढ़िया सा फंजाई, कौन सा ये बढ़िया सा फंजाई है? एस्को है, ये फाइको है, ये बेसिडियो है, या फिर ड्यूटेरोमाइसीट्स है? कौन सा है ये? तो बच्चों ये है फाइकोमाइसीट, सबसे पहला वाला। कैसे याद रहेगा? वुड्स में, लॉग्स में कहाँ पे पाए जाते हैं ये? डिकेइंग वुड में। वुड कहाँ? वुड किस में होती है? ट्री में होती है। ट्री के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? फाइको वर्ड यूज किया जाता है। आ गया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप लोग हर एक क्वेश्चन पर टाइमर लगा रहे होंगे और बिल्कुल भी कोई गलती नहीं कर रहे होंगे। चलो फिर आते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो भाई हम लोग आ चुके हैं कौन से चैप्टर में? प्लांट किंगडम के चैप्टर में, जिसमें जिम्नोस्पर्म का टॉपिक है। तो ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो अभी ना पिछले 2-3 साल से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का ट्रेंड चलता आ रहा है। तो मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है। असर्शन रीजन तो खैर पहले से ही था। उसके बाद हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड इज वेरी ट्रेंडिंग इन नीट एग्जाम नाउ। तो देखो, इन जिम्नोस्पर्म मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्या ऐसा सच में होता है? द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। और थर्ड पॉइंट है जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस होते हैं। तो क्या ये बात सच है बच्चों? क्या ये बात आपकी सच है? तो चलो सबसे पहले एनालाइज करते हैं सारी चीजों को। तो देखो जिम्नोस्पर्म्स में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ये बात सच है या नहीं है? मुझे तो नहीं लगता, ऐसा तो नहीं होता। मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन हो जाती है मेगास्पोरेंजियम में। ये बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर शो करता है जैसे कि एंजियोस्पर्म शो करते हैं। तभी तो बोला जाता है जिम्नोस्पर्म्स आर द प्रिकर्सर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इन्होंने ही एंजियोस्पर्म की शुरुआत का कुछ ना कुछ ऐसा कैरेक्टर अपने अंदर ढाला और ये इवॉल्व कर गए आगे चलकर एंजियोस्पर्म्स में, राइट। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा कि अच्छा ये वाला देखते हैं, जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस होते हैं। यस, 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स। आंसर हो जाएगा 2 and 3 आर करेक्ट, बट 1 is incorrect. Then the next question is following statements are associated with one class of algae. Again statement based questions, और इस बार क्वेश्चन है algae से। Identify the class of algae. One or more storage bodies called pyrenoid located in the chloroplast are present in the members of this class. Pyrenoid इस क्लास में प्रेजेंट होता है algae में या नहीं होता? सोचो। They have rigid cell wall made of an inner layer of cellulose and outer layer of fructose. चलो ठीक है। The next sexual reproduction is by flagellated zoospores produced in zoosporangia. Fourth is Chlamydomonas, Bulwark, Phyllothrics, Spirogyra, Cara are important commonly found members of this class. ये कौन से क्लास की बात की जा रही है? क्या ये क्लोरोफाइसी है या ये रोडोफाइसी है या फियोफाइसी है या नन ऑफ द अबव है? देखो बच्चों, जैसे स्पाइरोगायरा आ गया, कैरा आ गया, है ना, उसके बाद सेलुलोज और पेक्टोज आ गया, पायरेनॉइड आ गया,
इन सब चीजों को पढ़ने के बाद तो तुम्हारे दिमाग में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आंसर सीधा सीधा क्लोरोफाइसी है। ये सारी बात क्लोरोफाइसी के लिए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, moss peat is used as packaging material for sending flowers and live plants to distant places because moss peat क्या होता है? स्पैगनम की स्पीशीज moss peat क्यों यूज करते हैं? जैसे किसी जिंदा पौधे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसशिपमेंट करनी है और ये चीज चाहिए कि जितना भी टाइम लगे उसके ट्रांसपोर्टेशन में वो जिंदा ही रहने चाहिए। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसे हम क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? उन पौधों को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? पानी, नमी, मॉइस्चर। वो मॉइस्चर कहाँ से आएगी? ऐसे टपकता थोड़ी रहेगा पानी, है ना? एरोप्लेन के अंदर ऐसे टपकता रहेगा पानी? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसे पैकेज किया जाता है मॉस पीट में। ठीक है, जहां पर वाटर को, जिसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी गजब की होती है। बहुत देर देर तक भी अगर मॉस पीट से कोई चीज पैकेज्ड है ना तो पानी की कमी नहीं होगी। वाटर रिटेंशन का जो कैपेसिटी है वो एक्सट्रीम है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, और वाटर रिटेंशन यानी कि वाटर को अब्सॉर्ब किए रहना और वाटर अवेलेबल रखना अपने पास, ये क्या इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं? इट इज हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक यानी कि एटमॉस्फेयर से भी वो पानी खींच रहा है और थोड़ा बहुत पानी अगर उसमें है तो वो उसे भी लूज नहीं होने दे रहा। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक है। बाकी सारी बात बकवास है। रिड्यूस ट्रांसपिरेशन कुछ नहीं, डिसइंफेक्टेंट इजिली, कुछ नहीं। सीधी सी बात है कि अगर हमें किसी को फूल भेजना है, किसी को जिंदा प्लांट्स भेजने हैं, टाइम लगेगा उसके ट्रांसपोर्टेशन में, तो किस चीज में पैकेज करेंगे? उसे मॉस पीट में करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। सिंपल लीफ हैज अनडिवाइडेड लैमिना। क्या ये असर्शन सही है? रीजन है लीफ शोइंग पिन्नेट एंड पाल्मेट वेनेशंस हैव वेरियस टाइप ऑफ इंसिजन्स। क्या ये दोनों बात सही है बच्चों? और अगर सही है तो क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है? सोचो। If both assertion reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion or not, क्या होना चाहिए इसका आंसर बच्चों? इसका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर लीफ के बारे में बात हो रही है। किसके लीफ के बारे में? सिंपल लीफ के बारे में। ठीक है, दो तरह के लीफ होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड। अगर असर्शन सिंपल लीफ के बारे में बात कर रहा है तो रीजन में भी सिंपल लीफ के बारे में ही बात होनी चाहिए थी, कंपाउंड लीफ के बारे में नहीं होनी चाहिए थी। कंपाउंड लीफ दो तरीके के होते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड। पाल्मेटली कंपाउंड, तो यहाँ पे रीजन में बात हो रही है पिन्नेट और पाल्मेट वेनेशन की, जो कि कंपाउंड लीफ है। असर्शन सिंपल लीफ के बारे में है और रीजन कंपाउंड लीफ के बारे में है। दोनों का तो कोई आपस में कोई मैच ही नहीं हो रहा, दोनों जबकि सच बात है, दोनों सही है। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। सिंपल लीफ में जो लैमिना होती है वो अनडिवाइडेड होती है। कैसी होती है? दिखाती हूँ बनाकर एक सुंदर सा तुमको लीफ। ये देखो, ये देखो, मुझे बताना कि ये कौन सी लीफ है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सिंपल लीफ। बहुत ज्यादा इसमें कोई मॉडिफिकेशन होगी तो हल्का हल्का इसकी जो ब्लेड होती है ना चारों तरफ से, वो थोड़ी सी ऐसी नुकीली सी होती है, वो खुद के लिए अडेप्टेशन के लिए काम आता है। ये हो गया तुम्हारा सिंपल लीफ। अनडिवाइडेड लैमिना, पूरा का पूरा लैमिना ऐसे क्या ऐसे ही है। लेकिन कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स होते हैं। एक लीफ बहुत सारे लीफलेट्स में इस तरीके से बट जाती है। अब तुम्हें लग रहा होगा ये बहुत सारी लीफ है, ये एक्चुअल में एक ही पत्ता है। इस एक पत्ते के लैमिना में इतने सारे इंसिजन्स आ गए कि छोटे छोटे लीफलेट्स बन गए, इसी को कंपाउंड लीफ बोलते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है वेनेशंस हैव वेरियस टाइप ऑफ इंसिजन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दोनों सही है, रीजन गलत है। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट। ठीक है, मैंने क्या बोला था? कुछ ट्रिकी वर्ड ऐड कर दिए जाते हैं, कुछ हिडन वर्ड ऐड कर दिए जाते हैं क्वेश्चन में, जिससे बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज। बच्चा जब स्टेटमेंट पढ़ रहा होगा ना
उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा होगा कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, उसके दिमाग में चल रहा होगा अच्छा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ऑप्शन देखेगा सही वालों के, टिक कर देगा और आंसर गलत हो जाएगा। तो हमेशा क्या करना, जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिखे, नॉट लिखा हुआ है, नॉट को हाईलाइट कर दिया ताकि नजरों के सामने नॉट पता है कि तुम्हें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढने हैं इसमें से। कैलिक्स, करोला, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ फ्लावर। अच्छा जी, तो फिर एंड्रोशियम गार्निशियम का क्या काम है फिर? क्या ये सच है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। zyगोमॉर्फिक फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ इन एनी रेडियल प्लेन। 2 इक्वल रेडियल हाफ इन एनी रेडियल प्लेन का मतलब होता है ये, इसको zyगोमॉर्फिक नहीं एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। तो बच्चों ये भी गलत हो गया। फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट्स आर टर्म्ड एज, अरे अरे बिल्कुल मतलब उल्टा ही लिख दिया। जिनमें ब्रैक्ट होती है उसे ब्रैक्टिएट कहते हैं, विदाउट लिखा है तो ये गलत स्टेटमेंट है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी। तो ये तो नॉर्मल बात है, पार्थेनोकार्पी फिर नाम क्यों रखा गया? पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, फॉल्स मतलब कि जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो गया। तो यहाँ तो ये भी गलत हो गया। इन लेग्यूम सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक। लेग्यूम्स में सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं? सोचो, ये तो सही है ना? रेडिकल बर्ड्स डेवलप ऑन रूट्स, रेडिकल बर्ड्स डेवलप ऑन रूट्स, रेडिकल बर्ड्स डेवलप ऑन रूट्स। चलो ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। आपके कौन कौन से ऐसे हैं स्टेटमेंट्स जो कंप्लीटली इनकरेक्ट है? तो पहला वाला इनकरेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है, तीसरा वाला भी इनकरेक्ट है और चौथा वाला भी इनकरेक्ट है। आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द फ्रूट? तो अब आपको फ्रूट के बारे में बताना है। फ्रूट मैच्योर या राइपेंड ओवरी को कहा जाता है जो कि डेवलप होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। है बिल्कुल गलत, ठीक है। यहाँ करेक्ट लिखा हुआ है, ये तो करेक्ट नहीं है। कंसिस्ट ऑफ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड। क्या फ्रूट में सीड होती है, बीज होती है कि नहीं होती है बच्चा पार्टी? बिल्कुल होती है ना। When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into outer mesocarp, middle epicarp and inner endocarp। उल्टा लिख दिया ना, मिडिल mesocarp और outer epicarp होना चाहिए, तो गलत है। मैंगो एंड कोकोनट में फ्रूट इज नोन एज बेरी। तो क्या मैंगो कोकोनट को बेरी बोलते हैं? नहीं, ड्रूप बोलते हैं बच्चों, ठीक है, ड्रूप बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फ्रूट के बारे में? तो करेक्ट तो हमको कौन सा दिख रहा है? करेक्ट तो हमें एक ही दिख रहा है और वो है 2 कंसिस्ट ऑफ वॉल और पेरिकार्प सीड, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया सही सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। गाइनीशियम, गाइनीशियम की स्पेलिंग गलत है ये, हाँ। is situated in the center and other parts of the ovary are located on the rim of the thalamus above almost at the same level। गाइनीशियम सेंटर पे लोकेटेड होती है, बाकी सारे जो होते हैं वो, अच्छा मतलब हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं ना, ये इन तीनों में से किसके बारे में दिए जा रहे हैं, ठीक है। ओवरी हाफ इंफीरियर होगी, एग्जाम्पल है प्लम, रोज और पीच। विच कंडीशन ऑफ फ्लावर इज बीइंग डिस्क्राइब बाय द अबव स्टेटमेंट, ठीक है। रिम में है, हाफ इंफीरियर है। जैसे ही रिम और हाफ इंफीरियर तुम लोगों ने पढ़ लिया तो एपीगाइनी हाइपोगाइनी हो नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ पेरीगाइनी ही हो सकता है। तो चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। इट इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच। यूजुअली 3 टाइप्स के होंगे, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और वर्ड। मेंट फॉर गेटिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट। ओके, ये कंडीशन जो है प्लांट की, ये किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है? लीफ के अरेंजमेंट का पैटर्न क्या होता है, लीफ के अरेंजमेंट का पैटर्न, की लीफ कैसे अरेंज्ड है, ठीक है। 3 तरह के होंगे, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट, वर्ड। मेंट फॉर गेटिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट। देखो सीधी सी बात है, एस्टिवेशन तो नहीं होगा, है ना, इन्फ्लोरेसेंस नहीं होगा,
वेनेशन होता है वीन्स का अरेंजमेंट, लीफ के अंदर, पत्ते के अंदर जो वीन्स होते हैं उसका अरेंजमेंट। यहाँ हो जाएगा आपका फाइलोटैक्सी। देखो बच्चों, बार बार मैं रिमाइंड कर रही हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग टाइमर लगाकर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत बात है ना। 25 मिनट्स हो चुके हम लोगों को क्लास स्टार्ट किए हुए, और 11 क्वेश्चंस हम लोगों ने करा है अभी तक, एंड वी आर गेटिंग लेट, सो लेट्स डू इट फास्टर। पहला, फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके एनाटॉमी वाले चैप्टर से। डाइकोट रूट में वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं और कैम्बियम होता है स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल। अच्छा, वैस्कुलर बंडल्स अरेंज होते हैं रिंग में और उसमें कैम्बियम होता है। जाइलम फ्लोएम रेडियली अरेंज होते हैं, जाइलम हमेशा एंडार्क होता है। ओ माय गॉड, इतना कंफ्यूजिंग, इतना कंफ्यूजिंग कैसे हो गया, इतना कंफ्यूज। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में अगर आप देखो, एंडार्क नहीं हो सकता, रूट है ना, रूट अगर लिखा हुआ है, रूट अगर लिखा हुआ है बेटा जी, तो वो हमेशा एग्जैक्ट कंडीशन होगा, ठीक है। स्कैटर्ड नहीं होता, ठीक है, रिंग में अरेंज नहीं होते, दे आर रेडियली अरेंज्ड, दे आर रेडियली अरेंज्ड बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेम्स में प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स डैश एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स डैश ऑफ द ऑर्गन। एक चीज समझा देती हूँ, ये है मान लो जाइलम, ये छोटा सा पार्ट है, छोटे वाले को प्रोटो बोला जाता है कि नहीं, है ना, तो ये प्रोटोजाइलम हो गया। बड़े वाले को मेटा बोला जाता है, तो ये मेटाजाइलम हो गया। ट्रिक समझो या याद कराने का तरीका समझो, जो समझो मैं बता देती हूँ, ठीक है। हमें फोकस किस पे करना है, हमें फोकस करना है प्रोटो पे। प्रोटो अगर अंदर की तरफ है तो ये एंडार्क कंडीशन होगा, प्रोटो अगर बाहर की तरफ है तो ये एग्जैक्ट कंडीशन होगा। रूट में हमेशा एग्जैक्ट कंडीशन होती है, स्टेम में हमेशा एंडार्क कंडीशन होती है, ये याद रख लो, ये एकदम गांठ मान लो। तो प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, है ना, सेंटर और पेरिफेरी होना चाहिए इसका आंसर, और यही होना चाहिए, यही होगा, अंदर की तरफ है इस तरीके से, और अगर रूट होता है तो ये बाहर की तरफ होता है इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट बुलिफॉर्म और मोटर सेल्स। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हो, अगर आप लोगों ने शुरू से मेरे से पढ़ाई की, अब नहीं किया ना, तो अब देखना, ये 10 दिन कर लो भाई, ठीक है, फिर आपको मेरे से छुटकारा मिल जाएगा, चले जाओगे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं करी है ना पढ़ाई, बहुत सारे ट्रिक्स मिस कर दोगे, जो ट्रिक्स आपको बिल्कुल ऑन द स्पॉट मेन टाइम पे याद हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो सारे मिस हो जाएंगे। तो देखो, बुली फॉर्म या मोटर सेल की बात अगर हम करें, बुली फॉर्म में लिखा हुआ है बुली। बुली कौन होते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं। स्कूल में होता है ना कुछ बुलीज, जो दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं बहुत ज्यादा, और अगर उनकी कंप्लेन कर दी जाए टीचर को, प्रिंसिपल को, तो बिल्कुल ऐसे बिहेव करेंगे, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो बिल्कुल सहमे से नाजुक कली वाले बच्चे हैं, हमने कुछ नहीं करा, ऐसा वाला उनका एटीट्यूड हो जाता है जैसे ही कंप्लेंट होती है। अदरवाइज दे आर वेरी, मतलब बहुत चौड़ में वो रहते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं, है ना, यही तो करते हैं बुलीज। अब इनके बारे में मैं कुछ चीजें आपको बता दूं, ये यूजुअली मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं, ये बुलिफॉर्म सेल्स, ठीक है, ग्रास फैमिली में पाए जाते हैं, तो सीन इन ग्रास, ये सही बात है। लार्ज साइज थिन वॉल्ड कलरलेस वैक्यूलेटेड सेल्स ऑन द एडेक्सियल सरफेस, ठीक है, हेल्प्स इन रोलिंग ऑफ लीफ टू मिनिमाइज वाटर लॉस व्हेन इट इज फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब होता है कि जब पत्ते में पानी का स्ट्रेस हो जाता है, वाटर स्ट्रेस के कंडीशन में पानी नहीं है, ठीक है, पानी, तुम्हारे घर से अगर पानी खत्म हो जाए, टंकी में पानी ना भर पाए, लाइट भी नहीं है, मोटर भी नहीं चल सकता, तुम्हें स्ट्रेस होता है ना कि भाई अब हाथ कैसे धुलोगे, वॉशरूम कैसे जाओगे, खाना कैसे बनेगा। तो वैसे ही पत्तों को, प्लांट्स को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और उस स्ट्रेस की वजह से वो रोल कर जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। क्यों सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पानी बचाना है, ठीक है, बिल्कुल एक बुली की तरह। चलिए, तो ऑल ऑफ दी अबव विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट बुलिफॉर्म या मोटर। अच्छा सेम हो गया क्या, ओके।
चलो कोई बात नहीं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स वर डिस्कवर्ड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम या बीएनसी बोथ? तो इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल डिस्कवर हुआ था आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इंट्रोड्यूस्ड? आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इंट्रोड्यूस्ड। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर बच्चों? इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और राइबोसोम्स हैं, ये डिस्कवर हुए थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं ना, तो बहुत अच्छा पिक्चर इनका दिखने लग गया। एक सेकेंड, समथिंग इज रॉन्ग विद दिस क्वेश्चन। सेल ऑर्गेनेल डिस्कवर्ड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, मैंने उल्टा ही कह दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स ये पहले, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद हमें बहुत ही क्लियर लार्जर पिक्चर माइटोकॉन्ड्रिया की दिखी थी, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी 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 स्मॉल और बहुत सारे नंबर में पाए जाते हैं ऐसे एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स के अंदर। तो उसका जो क्रिस्टे है, उसकी जो इनफोल्डिंग्स है, वो प्रॉपर तरीके से दिखी थी आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। पूरे आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। बैक्टीरियल सेल के बारे में आपको सही स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो मीजोसोम आर फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, ये तो सच है। पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि प्रोटीन से बनता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? पिलाई का जो प्रोटीन है उसका नाम है पिलाइन, ठीक है। नाउ फ्लैजुलम इज कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, ये भी सही है। राइबोसोम्स आर अबाउट 30 नैनोमीटर बाय 50 नैनोमीटर इन साइज। देखो, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जो आपकी एनसीईआरटी में ना दिया गया हो। एवरीथिंग इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, राइट। तो देखो बच्चों, ये ऐसा कुछ तो यहाँ नहीं लिखा है। राइबोसोम 30 नैनोमीटर बाय 50 नैनोमीटर नहीं है, दे आर इवन स्मॉलर, ठीक है। बाकी तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। 1, 2 and 3, A will be the right answer. Moving on to the next question now. In which of the following cells are held together by a calcium pectate की लेयर? कैल्शियम पेक्टेट की लेयर भाई एक ही चीज में है, एक ही चीज ऐसी है प्लांट के अंदर जहां पर कैल्शियम पेक्टेट की लेयर होगी बच्चों, और वो है मिडिल लैमेला, स्ट्रेट फ्रॉम योर एनसीईआरटी लाइन, स्ट्रेट। और ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में। मूविंग ऑन, सैटेलाइट मीन्स, ये वो वाला सैटेलाइट नहीं है, अर्थ का सैटेलाइट मून और रॉकेट वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, सैटेलाइट्स वगैरह यूज कर रहे हैं हम डेटा रिट्रीव कर, ना, ये वो सैटेलाइट नहीं है। और ये वो सैटेलाइट भी नहीं है जो आप लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हो, सैटेलाइट डीएनए का पढ़ते हो, ये वो भी नहीं है। ये सेल वाला सैटेलाइट है। तो क्या है ये? टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम बियॉन्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, terminal part of the chromosome beyond primary construction, terminal part of the chromosome beyond tertiary construction, none of the above। चलो बना देती हूँ फटाफट से, तुम भी क्या याद रखोगे यार, ठीक है। ये क्रोमोसोम है ना। आपको पता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या होती है? सेंट्रोमियर, जिसके साइड साइड में काइनेटोकोर लगा होता है, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है टर्मिनल एंड ऑफ द क्रोमोसोम पे बच्चों, और इसी को सैटेलाइट बोला जाता है, इसी को सैटेलाइट बोला जाता है। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या हुआ? हाँ, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलिए, लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या अमाइनो एसिड? नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, कैसे याद होगा? मान लो नाम से पता नहीं भी चल रहा है तो कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? लेसिथिन, थिन, थिन यानी पतली। पतली कौन सी चीज होती है? मेम्ब्रेन होती है पतली। मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। याद करने की ट्रिक बता दी मैंने, बढ़िया। थिन, थिन एक ही चीज हो सकती है, मेम्ब्रेन। और क्योंकि हम बायो पढ़ते हैं, बायो में तो सेल होता है, सेल का मेम्ब्रेन एक ही होता है ना। मेम्ब्रेन से याद करोगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बना होता है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से, बट फॉस्फोलिपिड ज्यादा, मतलब फॉस्फोलिपिड के बारे में ये है।
आंसर आपका है फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा स्पीड पकड़ना शुरू कर दिए हैं। अब 1 मिनट क्या, मुझे लग रहा है 30 सेकंड के अंदर हम लोग पर क्वेश्चन कर पा रहे हैं। फटाफट से चलो। फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज अफेक्टेड बाय। फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम का मतलब क्या होता है? एक एंजाइम का रिलीज होना या ना रिलीज होना, कम रिलीज होना या ज्यादा रिलीज होना किस चीज पर डिपेंड करती है? एंजाइम पर। अच्छा, एंजाइम का ही फीडबैक इनहिबिशन एंजाइम से ही इफेक्ट हो जाएगा? कोई सेंस है इस बात की? ठीक है, सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, अफेक्ट होता है। मतलब अगर सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा हुआ तो क्या फीडबैक इनहिबिशन नहीं होगा या हो जाएगा? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। एंड प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट? राइट आंसर विल बी एंड प्रोडक्ट बच्चों। आखिरी प्रोडक्ट जो उस रिएक्शन का बना, उस एंड प्रोडक्ट की वजह से फीडबैक इनहिबिशन का मैकेनिज्म अकर करता है। सो इट इज अफेक्टेड बाय द एंड प्रोडक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अमाइनो एसिड? अमाइनो एसिड के बारे में बताना है कि कौन सी बात सच नहीं है, कौन सी बात झूठ है। ठीक है, बता देंगे। अमाइनो ग्रुप होती है, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होती है और वो अटैच होते हैं बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू अल्फा कार्बन। ओके, अमाइनो एसिड्स हैव एन एन टर्मिनल, सी टर्मिनस और आर ग्रुप। ठीक है, ये भी सही है। अमाइनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड बाय द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ, अमाइनो एसिड को तुम पेप्टाइड बॉन्ड से कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? वो तो प्रोटीन हो गया। गलत तो हमें पता चल ही चुका है। अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। Essential amino acid are not synthesized in the body, therefore have to be provided in the diet. Yes. तो देखो एक सेकेंड, एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती है। हाँ, ये सही है। दो तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। लोगों को लगता है एसेंशियल का मतलब है कि ये जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, और नॉन एसेंशियल का मतलब है कि ये जरूरी नहीं है, जबकि बिल्कुल गलत बात है। एसेंशियल का मतलब है कि हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, तो हमें आउटर सोर्स से उस अमाइनो एसिड को कंज्यूम करना पड़ेगा अपने बॉडी को फिट रखने के लिए। और नॉन एसेंशियल का मतलब होता है कि भैया तुम बाहर से वो अमाइनो एसिड नहीं भी लोगे ना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारी बॉडी खुद बनाती है वो अमाइनो एसिड, तो वो इट इज नॉट एसेंशियल। समझ में आ गई बात? तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर हैव डिसअपीयर्ड ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस? मतलब कि माइटोसिस के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान, इवन मियोसिस के दौरान कौन सा सेलुलर स्ट्रक्चर हमेशा डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है? मतलब जब जरूरत पड़ी गायब। प्लास्टिड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले जो भगोड़ा है, ठीक है, वो भगोड़ा न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही है, क्योंकि न्यूक्लियस को स्कैटर होना, न्यूक्लियस के अंदर के न्यूक्लियोप्लाज्म को जहां पर क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, उसे स्कैटर होना है पूरे सेल में, तो सबसे पहले तो भागता कौन है? ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन, किसके किसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है? पहले तो हम बनाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर। ये जो दो जुड़वा भाई है ना, ये दो जुड़वा भाई है, इस पेयर को बोला जाता है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है और ये भी दूसरे वाले क्रोमोसोम का क्रोमेटिड है। तो ये दोनों तो सिस्टर क्रोमेटिड्स हुए एक दूसरे के, बट ये और ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हुए। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है? इसने अपना पांव इसके ऊपर रख दिया, इसने अपना पांव इसके ऊपर रख दिया, ये होता है क्रॉसिंग ओवर। यानी क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ढूंढना है वो वर्ड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस। करेक्ट, बी सही आंसर है भैया, बिना कुछ मतलब ज्यादा दिमाग लगाए सीधा सीधा हम लोग आंसर तक पहुंच गए। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस नहीं, ये हो गया, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट अबाउट क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन? फिर से क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है बच्चों, चलिए देखते हैं। इट अकर्स इन टेट्राड स्टेज विच अकर इन पैकेटीन ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। बिल्कुल सही बात है, अगर नहीं पता है तो रट डालो, अब टाइम नहीं है।
मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 होती है, उस प्रोफेज 1 के अंदर जो पैकिटीन स्टेज आती है, उसके टेट्राड स्टेज में ये रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस, ये भी सही है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम इस प्रोसेस को मीडिएट करता है, ये भी सही है। इट इज आल्सो द रेसिप्रोकल ट्रांसफर ऑफ जीन बिटवीन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी सही है ना। तो यानी कि आंसर आपका हो गया है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, if you are provided with root tips of onion in your class and are asked to count the chromosomes, which of the following stages can you most conveniently look into? पहला है मेटाफेज, दूसरा है टेलोफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है प्रोफेज। तो बेटा जी ध्यान से अगर आपने देखा, एक सेकेंड, इट इज द रेसिप्रोकल ट्रांसफर ऑफ जीन्स बिटवीन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की तो बात नहीं है, मुझे लगा होमोलोगस लिखा हुआ है। एक सेकंड, यहाँ पर एक करेक्शन होगा बच्चों, ऑल ऑफ दी अबव नहीं होगा, फोर्थ इज नॉट करेक्ट, ठीक है, ऑल होगा बट एक्सेप्ट 4 बी विल बी द राइट आंसर है, करेक्शन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा, मैं एक चीज बता देती हूँ, जब भी सेल डिविजन होगा ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज जो होती है सेल डिविजन में क्रोमोसोम्स को स्टडी करने की, क्रोमोसोम को बहुत क्लियर तरीके से देखने की, वो स्टेज होती है मेटाफेज की स्टेज। और अब दोबारा कभी जिंदगी में इस बात को भूल मत जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म मीडिएट करता है। केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इलेक्ट्रॉन्स का बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, प्रोटॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स का। तो बेसिकली ये मीडिएट करता है क्या एटीपी सिंथेसिस को, या वाटर स्प्लिटिंग को, या NADP प्लस का रिडक्शन हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है PS2 से PS1 में। आखिर हो क्या रहा है केमियोस्मोसिस मैकेनिज्म में? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस आप सब लोगों ने पढ़ी है एंड आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। जब अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे होते हैं, उसको अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जब जा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ग्रेडियंट टूटती है, ब्रेक डाउन होता है ग्रेडियंट का, एटीपी की सिंथेसिस होती है। डू यू रिमेंबर और नॉट? एटीपी सिंथेसिस इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो रेस्पिरेशन अकर होती है बिकॉज ऑक्सीजन rather than carbon dioxide links to the Rubisco enzyme in the Calvin cycle occur more in C4 than in C3 plant under identical condition। अच्छा जी, C4 प्लांट बड़ा फोटो रेस्पिरेशन करा रहा है, हाँ जी, फिर अकर मोर इन C4 प्लांट में हो जाएगा रेस्पिरेशन। अच्छा जी, डिस्क्राइब अपटेक ऑफ CO2 एंड द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन क्लोरोप्लास्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। फोटो रेस्पिरेशन के ऊपर ना बहुत प्यारा सा ये क्वेश्चन आ गया है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया है। तो ये कब होता है? जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन रुबिस्को एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा केल्विन साइकिल में, तब होती है फोटो रेस्पिरेशन। ए इज द राइट आंसर, बाकी सब बेकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। अगेन आधा हम लोग कर चुके हैं, बाकी का आधा ना इतने फास्ट करेंगे हम लोग कि मजा आ जाएगा तुम्हें इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करके। एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ओके, this happens because the primary acceptor of electron which is located toward the outer side of the membrane transfer its electron not to an electron carrier but to an H carrier। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या एक सही है एक गलत है, क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही है, कोई डाउट ही नहीं है दोनों स्टेटमेंट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस? ऐसी कौन सी चीज है जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों? तो यहाँ पर है बच्चों यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम, रुबिस्को, प्लास्टोसाइनिन। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप दोनों में देखोगे वेरी इंपॉर्टेंट रोल के अंदर एक चीज है, दैट इज साइटोक्रोम। इसके अलावा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस चीज में प्रेजेंट होता है? कहाँ प्रेजेंट होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, या क्लोरोफिल में, या क्लोरोप्लास्ट में? ये तो बहुत ही मतलब बचकाना वाला सवाल हो गया।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन। चलिए आरक्यू के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, मजेदार क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का मतलब क्या होता है? अगर एक से कम है, अगर एक से कम है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, तो रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म के हिसाब से इसका क्या मतलब हुआ? कार्बोहाइड्रेट को यूज कर रहे हैं हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह, ऑर्गेनिक एसिड्स आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड more oxygen than the amount of CO2 released. Oxidation of respiratory substrate consume less oxygen than the amount of CO2 released. क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? देखो सीधी सी बात है बच्चों, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है कितना CO2 इवॉल्व हुआ कितना O2 कंज्यूम करने पर, ठीक है। और फैट्स जो होते हैं, फैट्स और प्रोटीन्स, इनका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट हमेशा 1 से, तो अगर हम लोगों को मतलब फैट्स और प्रोटीन में कम है, 1 से कम है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, मतलब कि अगर हमें फैट और प्रोटीन को अपनी बॉडी से तोड़ना है एनर्जी निकालने के लिए, तो ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करना पड़ेगा। यही रीजन है कि फैट्स जब जमा हो जाते हैं, हम जब मोटे हो जाते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा कार्डियो वगैरह करना पड़ता है, हमें बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिससे हमारा हार्ट रेट, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ता है और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, ताकि उससे CO2 कम निकलेगा और वो मतलब मेटाबोलाइज होगा जल्दी से। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों सी। नेक्स्ट है ग्राफ गिवन बिलो शोज ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट। अब इसमें आपको बताना है कि अब ग्राफ कौन सा, मतलब स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है, फिर एक्सपोनेंशियल और देन स्टेशनरी, ठीक है। सिग्मोइड कर्व कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर रहा है नेचुरल एनवायरनमेंट में, ठीक है। विथ लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाती है रैपिडली, जिससे एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ टिपिकल होती है सारे सेल्स के, टिश्यूज के लिए, ऑर्गन्स। इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है, फिर एक्सपोनेंशियल फेज आ जाता है, स्टेशनरी। सही है, बिल्कुल सही है। लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई के साथ ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी रैपिडली, जिससे एक्सपोनेंशियल फेज आएगा। क्या ये बात सच है या गलत है? हमें क्या बताना था? इनकरेक्ट बताना था बच्चों, हमें क्या बताना था? इनकरेक्ट बताना था। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड यानी प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन, जैसे हमारा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल होता है, वैसे प्लांट का एब्सिसिक एसिड होता है। एक्ट करेगा जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के तरह एंड इनहिबिटर ऑफ प्लांट, ये सही है, ठीक है। रॉन्ग हम लोगों को चूज करना है, अभी हम करेंगे। एबीए इनहिबिट करती है सीड जर्मिनेशन, ओके। एबीए स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ये भी सही है, ये भी सही है। इंक्रीज करेगा टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, देयरफॉर इसीलिए स्ट्रेस हार्मोन, ये भी सही है। एबीए सीड डोरमेंसी कराता है, ओके। नो सिचुएशन एबीए एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू जीएज। तो क्या गलत है इसमें? इसमें क्या गलत है बच्चों? कुछ भी गलत नहीं है, हर एक स्टेटमेंट सही है भाई। जीएस के ऑपोजिट होता है, सी डोरमेंसी कराता है, स्ट्रेस हार्मोन है स्ट्रेस के लिए, देन क्लोजर ऑफ, हर चीज सही है। नन ऑफ द अबव। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हमारे साथ कि कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है या कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। नन ऑफ द अबव वाले ऑप्शन को अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pairs is not correctly matched? Abscisic acid, stomatal closure, gibberellic acid, leaf fall है। जिब्रेलिक एसिड कब से लीफ फॉल कराने लग गया? साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, आईए सेल वॉल इनरोंगेट। जिब्रेलिक एसिड नहीं कराता लीफ फॉल, कभी नहीं करा सकता, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड कभी ऐसा नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is or are incorrect? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन starts prior to first division of zygote। चलो ठीक है भाई। एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म इज मोस्टली 3 n while gymnospermic 1 is n। चलो ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज न्यूक्लियर, ओके। कोकोनट हैज बोथ लिक्विड न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन टेंडर कोकोनट इज लिक्विड। फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा जी, हम लोग को क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है। चलो ठीक है, हम लोग तो बता देंगे इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट क्या है इसमें से बच्चों? इनकरेक्ट है ये, कोई ऐसा फीमेल गैमेटोफाइट नहीं है, ठीक है। क्या है वो?
प्री-न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इफ हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्स देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इन द हाइब्रिड प्रोजेनी। रीजन है, फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर एंड ही डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर। एपोमिक्सिस या एपोमिक्टिक सीड्स या एपोमिक्टिक्स का क्या एडवांटेज है? बेसिकली एडवांटेज ही पूछा जा रहा है बच्चों, और असर्शन यहाँ पर सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन गलत, मतलब रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विल गिव राइज टू 256 माइक्रोस्पोर्स आफ्टर रिडक्शन डिवीजन? क्या बच्चों वाला सवाल है रे दादा, ये क्या बच्चों वाला सवाल मैम ने पूछ लिया है ना। 256 को 4 से डिवाइड करके देखो, 6 4 64, सी इज द राइट आंसर। कुछ है इसमें, चलो। देन डायग्राम गिवन बिलो शोज द स्टेजेस इन एम्ब्रियोजेनेसिस टिपिकल डाइकोट प्लांट कैप्सेला में। ठीक है, तो आपको बताना है ए बी सी डी। ये हो गया ए आपके, ये हो गया बी, ये हो गया सी, यहाँ पर सी है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये वाला पार्ट, और ये हो गया डी, सस्पेंसर रेडिकल प्लूम्यूल कोटलिडन हाइपोफिसिस, रेडिकल प्लूम्यूल कोटलिडन, सस्पेंसर प्लूम्यूल रेडिकल कोटलिडन, सस्पेंसर रेडिकल प्लूम्यूल हाइपोकोटिल। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? सोचो बच्चों, व्हाट शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर? ए क्या है? ये सस्पेंड कर रहा है ना, बीच में है, वो टिका है, वो पुश करेगा ऊपर की तरफ। बी क्या है बच्चों? रेडिकल है। ठीक है, बी रेडिकल है, हाँ। सी क्या है तुम्हारा? प्लूम्यूल है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के पैरेलल ऊपर। कॉटलिडन कौन से हैं? ये दो हैं, ये डाइकॉट है ना, कॉटलिडन्स है। ए हो जाएगा इसका सही आंसर, बाकी सब कुछ तो बकवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48th क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं बच्चों। फटाफट से ना 20 क्वेश्चन ऐसा धाए करके रैपिड फायर खेलते हैं। चलो, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शो हायर रिकॉम्बिनेशन। जितनी ज्यादा लिंकेज होगी उतनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगी? ना 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 ना। जीन्स फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू, ये भी गलत। रिकॉम्बिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। जितना ज्यादा लिंकेज उतना कम रिकॉम्बिनेशन। जीन्स लूजली लिंक्ड शो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन एज टाइटली, नहीं, टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्विंसिंग सब कुछ लग रहा है, कन्विंस हो रहे हो नहीं हो रहे हो? होना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, phenylketonuria affected individual lacks an enzyme that converts the amino acid phenylalanine into tyrosine। बिल्कुल सही बात है। अक्यूमुलेशन जब हो जाती है उस एंजाइम के प्रेजेंट ना होने की वजह से, जब फिनाइल एलानाइन का अक्यूमुलेशन हो जाता है तो रिटार्डेशन कॉज होती है, मेंटल रिटार्डेशन। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं करेक्ट है? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया, अरे यूरिया नहीं होगा दादा, फिनाइल एलानाइन होगा। गलत हो गया ना ये वाला, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स बॉडी ऑफ हेनकिंग वाज ऑब्जर्व्ड इन सारे स्पर्म्स में ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑल एग्स में ड्यूरिंग oogenesis, हाफ ऑफ द स्पर्म्स में ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, या हाफ ऑफ द एग्स में ड्यूरिंग oogenesis। एक्स बॉडी ऑफ हेनकिंग कब ऑब्जर्व की गई थी? एक्स बॉडी ऑफ हेनकिंग कब ऑब्जर्व की गई थी? हाफ ऑफ द स्पर्म्स में, उन्हीं में तो थे, आधे स्पर्म्स में एक्स। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है ना, सिर्फ गलत स्टेटमेंट ही पॉइंट आउट करना। मेल ग्रासहॉपर में 50% ऑफ द स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, क्या ये बात सच है? सच है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट, सेम सेक्स डिटरमिनेशन जो इंसेक्ट का होता है, हनी बी का जो था वही। ठीक है, यूजुअली फीमेल बर्ड्स प्रोड्यूस करती है 2 तरह के गैमेट, सही बात है। ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम बहुत छोटे देन द अदर, एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। इन डोमेस्टिकेटेड फाउल सेक्स ऑफ द प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म, नहीं, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एग। ठीक है, दैट फर्टिलाइज विद द स्पर्म, ऐसा होता है, उसमें उल्टा हो जाता है। ठीक है,
डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ड्रोसोफिला में XXY रिप्रेजेंट करता है फीमेल बट ह्यूमंस में इट इज अबनॉर्मल मेल। इट शोज दैट वाई क्रोमोसोम एसेंशियल है मेल सेक्स इन ह्यूमन के लिए, वाई क्रोमोसोम एसेंशियल है फॉर फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला में, वाई क्रोमोसोम इज नॉट एसेंशियल फॉर मेल सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर बच्चों? वाई क्रोमोसोम एसेंशियल है मेल सेक्स डिटरमाइन करने के लिए ह्यूमंस में, सिंपल आंसर। assertion रीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस गैमीट कंट्रीब्यूटेड बाय द मेल डिटरमाइन whether the child produced will be male or female। ठीक है, sex in humans is a polygenic trait depending upon the cumulative effect of some genes on X chromosome and some on Y chromosome। polygenic trait है humans का, ऐसा है क्या? क्या ऐसा है बच्चों? assertion रीजन का क्वेश्चन है, जो सही तरीके से सोचोगे सही आंसर मिलेगा, सही तरीके से सोचोगे सही आंसर मिलेगा। सोचो, ऐसा है कि ये पॉलीजेनिक ट्रेट है, डिफरेंट जीन्स जो है ट्रेट को डिटरमाइन करते हैं, ऐसा है? ऐसा नहीं है। ठीक है, असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। फिर आ जाते हैं हम लोग, अच्छा एक ये डबल हो गया है, कोई नहीं। सैटेलाइट डीएनए, अब देखो बच्चों, यहाँ का सैटेलाइट डीएनए अलग है, सेल बायोलॉजी का सैटेलाइट डीएनए अलग है। ऑप्शन देख के अंदाजा लग जाएगा कि कौन से सैटेलाइट डीएनए के बारे में बात हो रही है। समझ में आ रही बात? चलो, इस सैटेलाइट डीएनए क्लासिफाई होती है बहुत सारी कैटेगरीज में, जैसे माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, ऑन द बेसिस ऑफ बेस कॉम्पोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट। बिल्कुल सही बात। नॉर्मली किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता, सही बात है। जंक जीन्स भी हम इसको बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि हमारा आंसर कैसा हो? डी के जैसा हो। हमारा आंसर कैसा हो? डी जैसा हो। चलो फिर आते हैं इनकरेक्ट ढूंढने में। इन प्रोकैरियोट स्ट्रक्चरल जीन जो है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होती है। क्या ये बात सच है? ये बात तो भाई बिल्कुल सच है। ठीक है, यूकैरियोट में मोनोसिस्ट्रॉनिक, प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पी से प्रोकैरियोट, पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक। यूकैरियोट में स्ट्रक्चरल जीन में इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? इंट्रॉन बोला जाता है। ये भी बिल्कुल सच है। यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन का अरेंजमेंट होता है, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। बीच में बहुत इंटरप्शंस होती हैं, इंटरप्शंस को हटाना पड़ता है स्प्लाइसिंग करके और फिर जोड़ा जाता है। ठीक है, चलो, इंटरवेनिंग सीक्वेंस अपीयर इन द मैच्योर, कभी नहीं। जो इंटरवेनिंग सीक्वेंस है उसको पहले एक रेगुलेटेड फॉर्म में लेकर आएंगे, तब वो एक्सप्रेस होगा मैच्योर आरएनए में। ठीक है, एचएनआरएनए से एमआरएनए में, एचएनआरएनए से एमआरएनए में। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about RNA polymerase are correct? RNA polymerase 1 rRNA को ट्रांसक्राइब करता है, polymerase 2 SNRNA को ट्रांसक्राइब करता है, polymerase 3 HNRNA को ट्रांसक्राइब करता है, RNA polymerase 2 ट्रांसक्राइब करता है HNRNA को। इसमें से कौन सा पेयर ऑफ स्टेटमेंट इज द राइट वन? इज द राइट वन। पहला वाला सही है, 1 का हो गया rRNA और ये हो गया 2 हो गया HNRNA। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion रीजन का अगेन क्वेश्चन है। रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अकर इन द न्यूक्लियस बट ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। अच्छा जी, mRNA is transferred from the nucleus to cytoplasm where ribosome and amino acid are available for protein synthesis। क्या सबसे पहले तो ये सोचोगे क्या दोनों बात सच है? बिल्कुल सच है। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज न्यूक्लियस के अंदर होती है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है क्या? राइबोसोम्स और अमाइनो एसिड। तो ये दोनों हो गए सही, रीजन भी करेक्ट दे दिया है, आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसमें साइटोसिन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन है 20%, तो पूछ रहा है एडेनिन का कितना होगा। तो अगर C20 है तो बच्चों G भी 20 होगा। इन दोनों को मिलाकर हम कर देंगे 40। 100 में से 40 माइनस कर दोगे बचेगा 60, तो 60 डिवाइड हो जाएगा इक्वली A और T में। इक्वली डिवाइड होगा तो A हो जाएगा 30 और T भी हो जाएगा 30। व्हाट इज द राइट आंसर बच्चों? राइट आंसर इज 30। नेक्स्ट क्वेश्चन,
SNP which is pronounced as SNPs. SNPs यानी कि SNP का मतलब क्या होता है? स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पार्टिकल, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या स्मॉल निकिंग पॉइंट। ऑप्शन ही इतने रद्दी, इतने बकवास हैं कि सही आंसर तक आप अपने आप पहुंच जाओगे। कोई आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को कष्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए, लैक्टोज ऑपरॉन प्रोड्यूस करता है एंजाइम कौन कौन सा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ग्लाइकोजन नहीं, और ट्रांस एसिटाइलेज और ट्रांस एसिटाइलेज। सबसे इंपॉर्टेंट बीटा गैलेक्टोसाइडेज, उसके बाद परमिएज जो परमिट कराएगा, उसे लेकर आएगा सेल के अंदर, और ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। देन विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? टीआरआरएनए प्रोवाइड करता है टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस। अच्छा, टीआरएनए अमाइनो एसिड लेकर आएगा और जेनेटिक कोड रीड करेगा। अच्छा जी। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा प्रोमोटर में और इनिशिएट करेगा ट्रांसक्रिप्शन। ओके। सेगमेंट ऑफ डीएनए कोड करता है फॉर पॉलीपेप्टाइड, उसे हम इंट्रॉन कहते हैं। ये कौन सी दुनिया की बात हो रही है बच्चों? ये कौन सी दुनिया की बात चल रही है यहाँ पर? तो इतने स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि हमारा आखिरी स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। आखिरी स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है ना? तो आंसर क्या होगा? आरआरएनए प्रोवाइड कर रहा है टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ओके। देन टीआरएनए वाला बिल्कुल सही है, टीआरएनए वाला बिल्कुल सही है, और ये बिल्कुल सही है। 2 and 3 इज द राइट वन, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का फिर से एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। Predator also help in maintaining species diversity in community by increasing the intensity of competition among the competing prey species। ये पढ़ के मैं समझ पा रही हूँ कि एक बच्चा जो नीट के एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होगा, उसका कैसा दिमाग चकरा रहा होगा ये पढ़ते हुए, ये क्वेश्चन ही पढ़ते हुए, है ना? चलो, when all the starfish were removed from enclosed intertidal area, American Pacific coast, more than 10 species of invertebrate become extinct within a year because of interspecific commensalism। छी छी, इतना घटिया, इतना वाहियात क्वेश्चन तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। दोनों ही गलत है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये तो हर एक बच्चा क्लास 12 का ना ऐसा रटा रटाया होगा उसकी एनसीईआरटी का। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सप्रेस होती है कौन से इक्वेशन से? dt by dn हो ही नहीं सकता। dn by dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। क्या सही है? क्या सही है? यस, यही सही है, बाकी सारा बकवास होगा। dn अपॉन dt इज आर एन, ये इसका नहीं है, लॉजिस्टिक का तो नहीं है। dn अपॉन dt n माइनस के नहीं होता, k माइनस एन अपॉन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि कितना बायोमास अवेलेबल हुआ है ऑटोट्रॉफ्स के लिए, है ऑटोट्रॉफ्स के लिए ऑटोट्रॉफ ही तो प्रोड्यूस कर रही थी, तो उसी को कैसे अवेलेबल हो जाएगा भाई? उसी को वापस से अवेलेबल हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है ना। असर्शन तो सही है, रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डीकंपोजिशन? रेट स्लो हो जाएगी, डेट्राइटस अगर रिच हो लिग्निन और काइटिन में, क्विकर हो जाएगी नाइट्रोजन और वाटर में। ये तो बिल्कुल सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ये। रेट स्लोअर है अगर रिच होगा नाइट्रोजन में, ये तो गलत है ना। क्विकर है, ये गलत है। स्लोअर इफ detritus is rich in cellulose and quicker if detritus is rich in phosphorus। quicker if detritus is rich in phosphorus। अच्छा जी, ओके। डिकम्पोजिशन रेट इज क्विकर if detritus is rich in lignin। ना ना ना, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है कहीं ना कहीं। ऐसा फॉस्फोरस जैसा कोई बात ही नहीं किया गया। फॉस्फोरस को तो ऑब्जॉर्व किया जाता है ना सॉइल में से। आंसर आपका सीधा सीधा ए ही है बच्चों, ए ही है आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अब आपका ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का आपको जो ग्राफ दिख रहा है, इसमें आपको ए और बी, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक्चुअली, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। जाहिर सी बात है 12th बोर्ड्स में भी पूछा जा चुका है और नीट में भी पूछा जा चुका है। सही आंसर क्या होगा इसका? ए क्या है, बी क्या है?
ए क्या है, बी क्या है, सोचो। व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जी, सही है। लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ये भी सही है बच्चों। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन टू पे अटेंशन राइट नाउ बच्चों। देखो हम लोगों ने लगभग 1 घंटे में ही ये पूरा सेट कंप्लीट करा है ना, कोई डाउट तो नहीं है इस चीज में। अब मैं चाहती हूं कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे 60 क्वेश्चंस तक कौन कौन बच्चा बना रहा इस सेशन में लास्ट तक, और कितने बच्चों के 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मार्किंग स्कीम नीट के अकॉर्डिंग करके मेरे को मार्क्स बताओ। ओके, रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट, हाई एंडेमिज्म होती है ये तो करेक्ट है, हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस होती है ये भी करेक्ट है, टोटल नंबर 34 है ये भी करेक्ट है। इंडिया में 5 हॉटस्पॉट्स हैं, क्या ये बात सच है बच्चों, क्या ये बात सच है? चलो देखते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। हाई एलियन स्पीशीज का इन्वेजन बिल्कुल नहीं होता। covered less than 2% of the Earth's land area, but if properly conserved, they can reduce extinction by about 30%. आपको इनकरेक्ट बताना था, आपको इनकरेक्ट बताना था, करेक्ट नहीं बताना था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सही है, ये सही है, ये सही है। 5 तो नहीं होते, 4, 5, 6 will be the right answer. C will be the right answer. तो इसी के साथ we are going to wrap up the session now. ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगी मैं, क्योंकि देखो एक मिनट इस टाइम पर आपके लिए प्रेशियस है, बहुत कीमती है, और मैं नहीं चाहती कि क्लास के अलावा कोई और ऐसी आलतू फालतू बातें हो जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। सीधा मुद्दे पे आते हैं। कमेंट करके बताना कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला जो सेशन हो, डेली एक सेशन आपको ड्रॉप करते जाऊंगी इसी चैनल पर। अगर नए बच्चे हो सब्सक्राइब करो, सेशन को लाइक करो, ताकि आप सब्सक्राइब किए रहोगे ना, नोटिफिकेशन आएगी आपके पास टाइम टू टाइम, और आपका 10 दिन का बायोलॉजी सॉर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट सेशन फिर से एक बहुत बेहतरीन सेशन होगा, थोड़ा सा वेट करो, पता चल जाएगा किस चीज का सेशन है। मोस्ट प्रोबेबली जूलॉजी सेक्शन से इस बार हम लोग सेशन लेने वाले हैं, जिसमें ना सिर्फ क्वेश्चंस होंगे बल्कि थ्योरी भी होगी। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है ना, सिर्फ गलत स्टेटमेंट ही पॉइंट आउट करना। मेल ग्रासहॉपर में 50% ऑफ द स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, क्या ये बात सच है? सच है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट, सेम सेक्स डिटरमिनेशन जो इंसेक्ट का होता है, हनी बी का जो था वही। ठीक है, यूजुअली फीमेल बर्ड्स प्रोड्यूस करती है 2 तरह के गैमेट, सही बात है। ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम बहुत छोटे देन द अदर, एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। इन डोमेस्टिकेटेड फाउल सेक्स ऑफ द प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म, नहीं, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एग। ठीक है, दैट फर्टिलाइज विद द स्पर्म, ऐसा होता है, उसमें उल्टा हो जाता है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ड्रोसोफिला में XXY रिप्रेजेंट करता है फीमेल, बट ह्यूमंस में इट इज अबनॉर्मल मेल। इट शोज दैट Y क्रोमोसोम एसेंशियल है मेल सेक्स इन ह्यूमन के लिए, Y क्रोमोसोम एसेंशियल है फॉर फीमेल सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला में, Y क्रोमोसोम इज नॉट एसेंशियल फॉर मेल सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर बच्चों? Y क्रोमोसोम एसेंशियल है मेल सेक्स डिटरमाइन करने के लिए ह्यूमंस में, सिंपल आंसर। असर्शन रीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस गैमीट कंट्रीब्यूटेड बाय द मेल डिटरमाइन whether the child produced will be male or female. ठीक है, sex in humans is a polygenic trait depending upon the cumulative effect of some genes on X chromosome and some on Y chromosome. Polygenic trait है humans का, ऐसा है क्या? क्या ऐसा है बच्चों? assertion reason का क्वेश्चन है, जो सही तरीके से सोचोगे सही आंसर मिलेगा, सही तरीके से सोचोगे सही आंसर मिलेगा। सोचो, ऐसा है कि ये पॉलीजेनिक ट्रेट है, डिफरेंट जीन्स जो है ट्रेट को डिटरमाइन करते हैं, ऐसा है? ऐसा नहीं है। ठीक है,
असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। फिर आ जाते हैं हम लोग, अच्छा एक ये डबल हो गया है, कोई नहीं। सैटेलाइट डीएनए, अब देखो बच्चों, यहाँ का सैटेलाइट डीएनए अलग है, सेल बायोलॉजी का सैटेलाइट डीएनए अलग है। ऑप्शन देख के अंदाजा लग जाएगा कि कौन से सैटेलाइट डीएनए के बारे में बात हो रही है। समझ में आ रही बात? चलो, इस सैटेलाइट डीएनए क्लासिफाई होती है बहुत सारी कैटेगरीज में, जैसे माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, ऑन द बेसिस ऑफ बेस कॉम्पोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट। बिल्कुल सही बात। नॉर्मली किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता, सही बात है। जंक जीन्स भी हम इसको बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि हमारा आंसर कैसा हो? डी के जैसा हो। हमारा आंसर कैसा हो? डी जैसा हो। चलो फिर आते हैं इनकरेक्ट ढूंढने में। इन प्रोकैरियोट स्ट्रक्चरल जीन जो है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होती है। क्या ये बात सच है? ये बात तो भाई बिल्कुल सच है, ठीक है। यूकैरियोट में मोनोसिस्ट्रॉनिक, प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पी से प्रोकैरियोट, पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक। यूकैरियोट में स्ट्रक्चरल जीन में इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? इंट्रॉन बोला जाता है। ये भी बिल्कुल सच है। यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन का अरेंजमेंट होता है, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। बीच में बहुत इंटरप्शंस होती हैं, इंटरप्शंस को हटाना पड़ता है स्प्लाइसिंग करके और फिर जोड़ा जाता है, ठीक है। चलो, इंटरवेनिंग सीक्वेंस अपीयर इन द मैच्योर, कभी नहीं। जो इंटरवेनिंग सीक्वेंस है उसको पहले एक रेगुलेटेड फॉर्म में लेकर आएंगे, तब वो एक्सप्रेस होगा मैच्योर आरएनए में, ठीक है। एचएनआरएनए से एमआरएनए में, एचएनआरएनए से एमआरएनए में। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about RNA polymerase are correct? RNA polymerase 1 rRNA को ट्रांसक्राइब करता है, polymerase 2 SNRNA को ट्रांसक्राइब करता है, polymerase 3 HNRNA को ट्रांसक्राइब करता है, RNA polymerase 2 ट्रांसक्राइब करता है HNRNA को। इसमें से कौन सा पेयर ऑफ स्टेटमेंट इज द राइट वन? इज द राइट वन। पहला वाला सही है, 1 का हो गया rRNA और ये हो गया 2 हो गया HNRNA। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का अगेन क्वेश्चन है। रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अकर इन द न्यूक्लियस बट ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। अच्छा जी, mRNA is transferred from the nucleus to cytoplasm where ribosome and amino acid are available for protein synthesis। क्या सबसे पहले तो ये सोचोगे क्या दोनों बात सच है? बिल्कुल सच है। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज न्यूक्लियस के अंदर होती है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है क्या? राइबोसोम्स और अमाइनो एसिड। तो ये दोनों हो गए सही, रीजन भी करेक्ट दे दिया है, आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसमें साइटोसिन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन है 20%, तो पूछ रहा है एडेनिन का कितना होगा। तो अगर C20 है तो बच्चों G भी 20 होगा। इन दोनों को मिलाकर हम कर देंगे 40। 100 में से 40 माइनस कर दोगे बचेगा 60, तो 60 डिवाइड हो जाएगा इक्वली A और T में। इक्वली डिवाइड होगा तो A हो जाएगा 30 और T भी हो जाएगा 30। What is the right answer बच्चों? Right answer is 30. Next question. SNP which is pronounced as SNPs. SNPs याद नहीं कि SNP का मतलब क्या होता है? स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पार्टिकल, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या स्मॉल निकिंग पॉइंट। ऑप्शन ही इतने रद्दी, इतने बकवास हैं कि सही आंसर तक आप अपने आप पहुंच जाओगे। कोई आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को कष्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए, लैक्टोज ऑपरॉन प्रोड्यूस करता है एंजाइम कौन कौन सा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ग्लाइकोजन नहीं, और ट्रांस एसिटाइलेज और ट्रांस एसिटाइलेज। सबसे इंपॉर्टेंट बीटा गैलेक्टोसाइडेज, उसके बाद परमिएज जो परमिट कराएगा उसे लेकर आएगा सेल के अंदर, और ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? टीआरआरएनए प्रोवाइड करता है टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस। अच्छा, टीआरएनए अमाइनो एसिड लेकर आएगा और जेनेटिक कोड रीड करेगा। अच्छा जी, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा प्रमोटर में और इनिशिएट करेगा ट्रांसक्रिप्शन। ओके। सेगमेंट ऑफ डीएनए कोड करता है फॉर पॉलीपेप्टाइड, उसे हम इंट्रॉन कहते हैं। ये कौन सी दुनिया की बात हो रही है बच्चों? ये कौन सी दुनिया की बात चल रही है यहाँ पर? तो इतने स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये तो बिल्कुल पक्की बात है
कि हमारा आखिरी स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है, आखिरी स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है ना। तो आंसर क्या होगा, आरएनए प्रोवाइड कर रहा है टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ओके, देन टीआरएनए वाला बिल्कुल सही है, टीआरएनए वाला बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल सही है। 2 and 3 इज द राइट वन, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का फिर से एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। Predator also help in maintaining species diversity in community by increasing the intensity of competition among the competing prey species। ये पढ़ के मैं समझ पा रही हूँ कि एक बच्चा जो नीट के एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होगा उसका कैसा दिमाग चकरा रहा होगा ये पढ़ते हुए, ये क्वेश्चन ही पढ़ते हुए, है ना। चलो, when all the starfish were removed from enclosed intertidal area, American Pacific coast, more than 10 species of invertebrate become extinct within a year because of interspecific commensalism। छी छी, इतना घटिया, इतना वाहियात क्वेश्चन तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। दोनों ही गलत है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये तो हर एक बच्चा क्लास 12 का ना ऐसा रटा रटाया होगा उसकी एनसीईआरटी का। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सप्रेस होती है कौन से इक्वेशन से, dt बाई dn हो ही नहीं सकता, dn बाई dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। क्या सही है, क्या सही है, यस यही सही है, बाकी सारा बकवास होगा। dn अपॉन dt इज आर एन, ये इसका नहीं है, लॉजिस्टिक का तो नहीं है। dn अपॉन dt n माइनस के नहीं होता, k माइनस एन अपॉन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि कितना बायोमास अवेलेबल हुआ है ऑटोट्रॉफ्स के लिए, है ऑटोट्रॉफ्स के लिए अवेलेबल, ऑटोट्रॉफ ही तो प्रोड्यूस कर रही थी, तो उसी को कैसे अवेलेबल हो जाएगा भाई, उसी को वापस अवेलेबल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है ना, असर्शन तो सही है, रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डीकंपोजिशन। रेट स्लो हो जाएगी, डेट्राइटस अगर रिच हो लिग्निन और काइटिन में, क्विकर हो जाएगी नाइट्रोजन और वाटर में, ये तो बिल्कुल सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ये। रेट स्लोअर है अगर रिच होगा नाइट्रोजन में, ये तो गलत है ना, क्विकर है, ये गलत है। स्लोअर इफ डेट्राइटस इज रिच इन सेलुलोज एंड क्विकर इफ डेट्राइटस इज रिच इन फॉस्फोरस, क्विकर इफ डेट्राइटस इज रिच इन फॉस्फोरस। अच्छा जी, ओके, डिकम्पोजिशन रेट इज क्विकर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन, ना ना ना, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है कहीं ना कहीं। ऐसा फॉस्फोरस जैसा कोई बात ही नहीं किया गया, फॉस्फोरस को तो ऑब्जॉर्ब किया जाता है ना सॉइल में से। आंसर आपका सीधा सीधा ए ही है बच्चों, ए ही है आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अब आपका ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का आपको जो ग्राफ दिख रहा है, इसमें आपको ए और बी, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक्चुअली, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, जाहिर सी बात है 12th बोर्ड्स में भी पूछा जा चुका है और नीट में भी पूछा जा चुका है। सही आंसर क्या होगा इसका, ए क्या है, बी क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सोचो। व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जी, सही है। लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ये भी सही है बच्चों, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन टू पे अटेंशन राइट नाउ बच्चों। देखो, हम लोगों ने लगभग 1 घंटे में ही ये पूरा सेट कंप्लीट करा है ना, कोई डाउट तो नहीं है इस चीज में। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे 60 क्वेश्चंस तक कौन कौन बच्चा बना रहा इस सेशन में लास्ट तक, और कितने बच्चों के 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मार्किंग स्कीम नीट के अकॉर्डिंग करके मेरे को मार्क्स बताओ। ओके, रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट। हाई एंडेमिज्म होती है, ये तो करेक्ट है। हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस होती है, ये भी करेक्ट है। टोटल नंबर 34 है, ये भी करेक्ट है। इंडिया में 5 हॉटस्पॉट्स हैं, क्या ये बात सच है बच्चों, क्या ये बात सच है? चलो देखते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। हाई एलियन स्पीशीज का इन्वेजन बिल्कुल नहीं होता। कवर्ड लेस देन 2% ऑफ द अर्थ्स लैंड,
area, but if properly conserved, they can reduce extinction by about 30%. आपको इनकरेक्ट बताना था, आपको इनकरेक्ट बताना था, करेक्ट नहीं बताना था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सही है, ये सही है, ये सही है, 5 तो नहीं होते, 4, 5, 6 will be the right answer. C will be the right answer. तो इसी के साथ we are going to wrap up the session now. ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगी मैं, क्योंकि देखो एक एक मिनट इस टाइम पर आपके लिए प्रेशियस है, बहुत कीमती है, और मैं नहीं चाहती कि क्लास के अलावा कोई और ऐसी आलतू फालतू बातें हो जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। सीधा मुद्दे पे आते हैं। कमेंट करके बताना कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला जो सेशन हो, डेली एक एक सेशन आपको ड्रॉप करते जाऊंगी इसी चैनल पर। अगर नए बच्चे हो, सब्सक्राइब करो, सेशन को लाइक करो, ताकि आप सब्सक्राइब किए रहोगे ना, नोटिफिकेशन आएगी आपके पास टाइम टू टाइम, और आपका 10 दिन का बायोलॉजी सॉर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट सेशन फिर से एक बहुत बेहतरीन सेशन होगा। थोड़ा सा वेट करो, पता चल जाएगा किस चीज का सेशन है। मोस्ट प्रोबेबली जूलॉजी सेक्शन से इस बार हम लोग सेशन लेने वाले हैं, जिसमें ना सिर्फ क्वेश्चंस होंगे बल्कि थ्योरी भी होगी। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन।